स्टूडेंट्स, आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 के रिवीजन सीरीज़ का लास्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। आपका एग्ज़ाम कल है। आई होप आपको इन वीडियोस ने कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत हेल्प प्रोवाइड की होगी। तो आज हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं और आपको बेस्ट विशेज़ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम स्टार्ट लेते हैं। अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लास्ट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले तो जो मेन क्वेश्चंस आपको करने हैं इस चैप्टर के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंटिंग चैप्टर का, दैट इज़ आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज़ का पता होना ज़रूरी है। इंश्योरेंस कितनी तरह का हो सकता है, डिफरेंसेस क्या हैं उनमें, री इंश्योरेंस सेडेड क्या होता है, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड क्या होता है, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम क्या है, डिवीज़न ऑफ सरप्लस क्या है, एक्चुरियल वैल्यूएशन क्या होता है, रिज़र्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या है, जनरल एंट्रीज़ कुछ आपको करनी है इसके अंदर, सरेंडर वैल्यू क्या है, क्लेम क्या होता है, और फॉर्मेट्स जो भी इस चैप्टर के हैं वो आपको करने हैं। फॉर्मेट्स मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करवा रही हूँ, आपकी बुक में गिवन है, तो आपको उनको एज इट इज़ लर्न करना है फॉर्मेट को। लाइफ इंश्योरेंस के फॉर्मेट भी आपको सभी करने हैं एंड जो हमारा जनरल इंश्योरेंस है उसके फॉर्मेट भी आपको करने हैं। आपके पास क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे खाली फॉर्मेट भी पूछा जा सकता है या फिर आपको इमेजिनरी फिगर के साथ उसको ड्रॉ करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस का मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस इज़ ए कंट्रैक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिसी। पॉलिसी के थ्रू एक कंट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल या जो एक एंटिटी होती है वो किसी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से फिनंशियल प्रोटेक्शन को वो रिसीव कर सकती हैं किसी भी लॉस के लिए जो फ्यूचर में हो सकते हैं। तो इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी रिसीव फिनंशियल प्रोटेक्शन और रीइंबर्समेंट अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। The company pools client risk to make payment more affordable for of the insured. तो यहाँ पर इंश्योरर और इंश्योर्ड दो पार्टीज़ हैं। इंश्योरर वो पर्सन होते हैं जो इंश्योरेंस करते हैं और इंश्योर्ड वो होते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं। तो जो इंश्योरर होता है वो इंश्योर्ड को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फ्यूचर में कोई भी मिस हैपनिंग होने पर जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और उस लॉस को रीइंबर्स करेगी, उस क्लेम को पे करेगी। तो ये इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली यूज़ होती हैं फिनंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए। ये लॉसेस बिग भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, और इससे इंश्योर्ड को भी डैमेज हो सकता है या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है, या जो भी अगर किसी थर्ड पार्टी को कोई इंजरी हो जाती है या थर्ड पार्टी के लिए कोई लायबिलिटी वगैरह अराइज हो जाती हैं इंश्योर्ड की, तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम इंश्योरेंस पॉलिसी का होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी का अब हम टाइप की बात करते हैं कि इंश्योरेंस कितनी तरह की हो सकते हैं। इंश्योरेंस बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंडर के जो इंश्योरर होते हैं वो इंश्योर्ड को फिक्स सम ऑफ मनी देने की गारंटी देते हैं। अगर एक सर्टेन एज तक वो पहुंच जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पे किया जाता है, दोनों में से जो भी पहले होगा। लाइफ इंश्योरेंस को एश्योरेंस भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर पॉलिसी की जो अमाउंट है वो अल्टीमेटली पे कर दी जाती हैं, चाहे पर्सन की डेथ हो या ना हो। दूसरा हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। जनरल इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ के अलावा जितने भी इंश्योरेंस आते हैं वो सारे जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। तो जनरल इंश्योरेंस में जो मेन इंश्योरेंस आते हैं, मरीन इंश्योरेंस की जो शिप सी के थ्रू ट्रैवल करते हैं शिप में, तो उनके लिए इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। फायर इंश्योरेंस हो सकते हैं और या फिर अदर इंश्योरेंस हो सकते हैं। अदर इंश्योरेंस में हम बर्गलरी इंश्योरेंस ले सकते हैं, कैटल का, क्रॉप का, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस हो सकता है, या एजुकेशन के लिए हो सकता है, या जो फीमेल्स हैं उनके लिए हो सकता है। राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन
लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है दैट इज़, सबसे पहले तो जो लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर कंपेंसेट करता है इंश्योर्ड की फैमिली को इन केस अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस सारे इंश्योरेंस के लिए यूज़ होता है, जिसमें लाइफ के अलावा जो भी मतलब सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, लाइफ के अलावा जो भी मिस हैपनिंग हो सकती है, लाइक थेफ्ट का होना है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है या एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है कि आप पैसा लगा रहे हो, आपको वापस वो मिलेगा। तो इसमें कुछ ऐसा ये नहीं होता कि क्षतिपूर्ति होगी, इंडेमनिटी होगा। कई बार डेथ नहीं भी होती है, बट मैच्योरिटी डेट आने पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे कर देती है। लेकिन अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लास्ट आता है सेविंग। लॉट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड अ सेविंग फैक्टर इंक्लूसिव इन द पॉलिसी। सेविंग होती है इसके अंदर, जिसे क्या करते हैं कि जो इंश्योर्ड होता है उसके अंदर वो पैसा सेव कर सकता है, लाइफ पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, और 10-15 सालों के बाद वो पेमेंट वापस मिल जाती हैं, तो एक तरह से उसका मनी सेव हो रहा है। लेकिन अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके अंदर सेविंग फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्शन के लिए प्रीमियम की फॉर्म में जो कॉस्ट होती है, जो हमारा लॉस होने वाला है, तो उसके लिए हमें पहले से प्रीमियम की फॉर्म में वो अमाउंट पे करना होता है। अगर लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी, अदरवाइज़ कोई अमाउंट हमें रिफ़ंड नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस के बीच में। अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेसिकली दो तरह की हो सकती हैं, होल लाइफ एंड एंडोनमेंट पॉलिसी। तो होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है? इस पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी होल्डर है वो पूरी लाइफ के लिए पॉलिसी को ले लेता है, और अमाउंट जो है वो सिर्फ जो भी पॉलिसी होल्डर है उसके नॉमिनी या उसके लीगल हायर को पे की जाती है आफ्टर हिज डेथ। तो डेथ से पहले कोई भी क्लेम पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलता है, बेसिकली अपनी फैमिली के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस करवा रहा होता है। अगर हम एंडोनमेंट पॉलिसी की बात करें तो इसमें इस पॉलिसी के अंदर जो अमाउंट है वो एक सर्टेन एज के होने पर, पॉलिसी होल्डर के सर्टेन एज के होने पर उसके नॉमिनी, उसके लीगल हायर उनको दे दी जाती हैं, या फिर उसको खुद ही मिल जाती हैं, जैसा भी केस होता है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए इस तरह की पॉलिसी को लिया जाता है, जैसे 10 ईयर के लिए है, 20 ईयर के लिए है। तो टाइम ड्यूरेशन के लिए ये पॉलिसीज़ को टेक ओवर किया जा सकता है। फिर आती है विद प्रॉफिट या विदाउट प्रॉफिट पॉलिसीज़। ये अलग से पॉलिसीज़ नहीं है, दो ऊपर की दोनों पॉलिसीज़ हमने पढ़ी हैं, तो ये दोनों में से किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं। विद प्रॉफिट या पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होती क्या है? जिनमें गारंटेड सम तो पे करेगी इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी, लेकिन साथ के साथ अपने प्रॉफिट में से भी उनको कोई अमाउंट पे की जाती है बोनस की फॉर्म में। तो कुछ बोनस जो होता है वो पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और इस तरह की पॉलिसीज़ को विद प्रॉफिट पॉलिसी बोला जाता है। देन विदाउट प्रॉफिट या नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी, कि विदाउट प्रॉफिट नाम से क्लियर है कि जो भी फिक्स्ड अमाउंट है मैच्योरिटी के टाइम सिर्फ वही पे की जाती हैं, और इस पॉलिसी के जो होल्डर होते हैं उनको बोनस के ऊपर किसी भी तरह का राइट नहीं होता है। इनमें जो प्रीमियम की अमाउंट होती हैं वो विद प्रॉफिट पॉलिसी के कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ जो उनकी मेन अमाउंट है उसी को रिफ़ंड किया जाता है, और कोई भी साथ में कुछ भी एडिशनल बेनिफिट उनको नहीं मिलता है। तो मेन दो तरह की पॉलिसी हो सकती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, होल लाइफ एंड एंडोमेंट पॉलिसी। और एंडोमेंट पॉलिसी एंड होल लाइफ पॉलिसी को फर्दर आगे सेग्रीगेट किया जा सकता है विद प्रॉफिट या विदाउट प्रॉफिट पॉलिसीज़। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ के अकाउंट्स की। तो मैं इसके अंदर आपको फॉर्मेट नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जो भी अकाउंट बनाए जाते हैं वो कौन कौन सी फॉर्म के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये बनता है फॉर्म अंडर शेड्यूल ए IRD एक्ट 1999 का। तो शेड्यूल ए में जो मेन है
अकाउंट बनाए जाते हैं जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। तो पहला रेवेन्यू अकाउंट फॉर्म ए, RA से हम इसको प्रोनाउंसिएशन मतलब इसको हम कह सकते हैं कि फॉर्म ए RA। देन सेकंड जो मेन अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म ए PL। और थर्ड जो अकाउंट बनता है दैट इज़ बैलेंस शीट फॉर्म ए BS। तो ये हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। लाइफ इंश्योरेंस में फॉर्म ए एप्लीकेबल होता है, और अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पर फॉर्म बी एप्लीकेबल होगा, और सेम अकाउंट ही बनेंगे। रेवेन्यू अकाउंट फॉर्म बी RA, P&L अकाउंट फॉर्म बी PL, बैलेंस शीट फॉर्म बी BS। तो ये मेन अकाउंट जो होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के बनते हैं। इन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग इनको बनाया जाता है। तो हर एक कंपनी को, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है या वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इनका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को क्लोज़ होता है। इंश्योरेंस कंपनी को अपने फिनंशियल अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनानी होती हैं, और वो शेड्यूल ए IRDA रेगुलेशन की जो शेड्यूल ए है उसके अकॉर्डिंग कि उनको बनाना होता है, उनसे वो कंप्लाई होनी ज़रूरी है। अब हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला प्रीमियम आता है। तो प्रीमियम जो है इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी को देता है। इंश्योरेंस कंपनी को जो भी प्रीमियम मिलता है ड्यूरिंग द ईयर में वो रेवेन्यू अकाउंट के शेड्यूल 1 में दिखाया जाता है। प्रीमियम अलग अलग तरह का हो सकता है। फर्स्ट प्रीमियम हो सकता है, रिन्यूअल प्रीमियम हो सकता है, देन सिंगल प्रीमियम हो सकता है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम हो सकता है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम पॉलिसी होल्डर फर्स्ट ईयर में लाइफ पॉलिसी के लिए पे करता है। अगले सालों में जो भी प्रीमियम पे किया जाएगा वो रिन्यूअल प्रीमियम होता है। और जब सारा का सारा प्रीमियम पॉलिसी होल्डर एक ही साथ स्टार्टिंग में लमसम पे कर देता है तो वो सिंगल प्रीमियम होता है। तो इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, इनको शेड्यूल 1 में दिखाया जाता है। फर्स्ट प्रीमियम में ऐड कर देते हैं रेवेन्यू प्रीमियम, और इसमें ऐड कर देते हैं सिंगल प्रीमियम। इसके अंदर फिर हमें ऐड करना होता है प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर कोई भी प्रीमियम अभी आउटस्टैंडिंग है तो वो ऐड हो जाता है, और माइनस कर देते हैं प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम ऐड होगा, रिन्यूअल प्रीमियम ऐड होगा, सिंगल प्रीमियम अगर किसी ने पे करा तो वो ऐड होगा आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर, और माइनस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये है प्रीमियम का ट्रीटमेंट। फिर आता है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता है कि कई बार जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरर होते हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं, बट उनके ऊपर रिस्क का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अपने रिस्क को कम करने के लिए वो पॉलिसी किसी और इंश्योरर से इंश्योर करा लेते हैं, दोबारा इंश्योर करा लेते हैं। और दोबारा इंश्योर कराने से क्या होगा कि उनका जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, वो कम हो जाएगा। तो री इंश्योरेंस होता क्या है, री इंश्योरेंस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट एन इंश्योरेंस कंपनी बाय फॉर अ लेटर ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड क्लेम इवेंट। कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जो पॉलिसी ली जाती हैं तो वो री इंश्योरेंस में आती हैं, और ये इंश्योरर के थ्रू ली जाती है, इंश्योरेंस इसको टेक ओवर करता है। तो ये री इंश्योरेंस में आता है। इसके बाद आता है री इंश्योरेंस प्रीमियम। री इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, तो जब री इंश्योरेंस लिया जाता है या एक इंश्योरर री इंश्योरेंस किसी और को प्रोवाइड कर देता है तो उसके ऊपर प्रीमियम या तो मिलता है और या फिर पे करना पड़ता है। तो री इंश्योरेंस प्रीमियम की अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। पहले इसके अंदर आता है री इंश्योरेंस प्रीमियम सेडेड डिडक्टेड फ्रॉम प्रीमियम रिसीव्ड। सेडेड का मतलब अगर हमने किसी और से फर्स्ट इंश्योरर ने किसी और से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसे सेकेंड इंश्योरर को री इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये री इंश्योरेंस प्रीमियम सेडेड होता है और इसको प्रीमियम रिसीव्ड में से माइनस कर दिया जाता है। फिर आता है री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड। अगर पॉलिसी किसी को प्रोवाइड की जा रही है तो मतलब जो सेकेंड इंश्योरर होगा तो वो उसको प्रीमियम रिसीव होगा, वो अपने प्रीमियम अकाउंट के अंदर जो भी उसका रेवेन्यू अकाउंट है उसके अंदर वो प्रीमियम रिसीव्ड के अंदर उसे ऐड कर देगा। तो री इंश्योरेंस प्रीमियम दो तरह के हो सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले आपको री इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना है और दोनों री इंश्योरेंस प्रीमियम को आपको एक्सप्लेन करना है।
अब हम बात करते हैं कमीशन की। तो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में होता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली एजेंट के थ्रू होता है। तो एजेंट को उनके काम के बदले में जो भी कंसीडरेशन पे किया जाता है उसको कमीशन बोला जाता है। पेमेंट टू एजेंट एंड शोन अंडर रिवेन्यू अकाउंट, इसको रिवेन्यू अकाउंट में दिखाते हैं। कमीशन पेड जो एजेंट को दिखाते हैं, ये जो कमीशन है ये शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। प्रीमियम शेड्यूल 1 में आता है और जो कमीशन है वो शेड्यूल 2 में आता है। जब एक कंपनी री इंश्योरेंस बिज़नेस करती है, मतलब एक री इंश्योरेंस बिज़नेस अगर वो कर रही है तो वो कमीशन पे करती है, एजेंट्स को कमीशन पे करती है। तो उस केस में क्या होगा, इस कमीशन को कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड बोला जाता है, और ये री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड होता है। और दूसरा जो होता है वो री इंश्योरेंस सैडल्ड होता है। तो अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं कि कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सैडल्ड एंड कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड क्या होता है। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सैडल्ड, मैंने कंपनी री इंश्योर सम ऑफ द रिस्क, अगर एक कंपनी किसी के रिस्क को री इंश्योर करती है, कंपनी को री इंश्योरिंग फर्म से कमीशन मिलेगा, और ये जो कमीशन होता है वो री इंश्योरेंस सैडल्ड होता है और ये इनकम की फॉर्म में होता है। सैडल्ड जो होता है वो इनकम की फॉर्म में होता है। मतलब अगर किसी कंपनी को री इंश्योरेंस का बिज़नेस प्रोवाइड किया जाता है किसी एजेंट के थ्रू तो वो री इंश्योरेंस सैडल्ड होगा। और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड क्या होता है कि जब हमारी इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है री इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सेप्ट करना किसी और कंपनी से, क्योंकि जो अदर कंपनी है उसने री इंश्योरेड हिज बिज़नेस विद अस, वो हमसे री इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं अपने बिज़नेस की, तो हमें कमीशन पे करना होता है अदर इंश्योरेंस कंपनी को, और जो कमीशन पे किया जाता है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड होता है एंड इस एक्सपेंडिचर, इसको मीन्स जब एक कंपनी को री इंश्योरेंस बिज़नेस मिलता है किसी और के थ्रू तो उसको कमीशन पे करना पड़ता है, और जब कोई कंपनी री इंश्योरेंस बिज़नेस किसी को प्रोवाइड करती है तो उसको कमीशन रिसीव होता है। तो अगर री इंश्योरेंस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड हो सकता है, तो जब किसी और कंपनी को कमीशन, अगर री इंश्योरेंस बिज़नेस के कमीशन को एक्सेप्ट किया है तो जो कमीशन है अगर बिज़नेस को एक्सेप्ट किया गया है तो वो कमीशन के अंदर ऐड हो जाता है। और अगर कंपनी इसी का किसी और को प्रोवाइड कर देती है, कोई पार्ट किसी और कंपनी को दे देती है री इंश्योरेंस बिज़नेस का, तो उसको कमीशन रिसीव होता है। ये कंपनी के लिए गेन होता है और इसको कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सैडल्ड बोला जाता है। इसको कमीशन के अमाउंट में से डिडक्ट कर दिया जाता है शेड्यूल 2 में। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस जो बिज़नेस है इसके प्रॉफिट को डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अपना प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करती हैं। प्रॉफिट को कंप्यूट करने का, लाइफ इंश्योरेंस अगर हम कंपनी की बात करें तो इसमें प्रॉफिट को कंप्यूट करने का जो मेथड है बाकी इंश्योरेंस के कंपैरेटिवली कुछ अलग है। वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हम P&L अकाउंट बनाते हैं, लेकिन वो पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्क्लोज़ नहीं करता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट को डिस्क्लोज़ करने के लिए हमें देखना होता है कि कंपनी की नेट लायबिलिटी कितनी है। जो भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं कंपनी की, जो पॉलिसीज़ हैं, तो उनके ऊपर नेट लायबिलिटी कितनी बनती हैं। नेट लायबिलिटी होती क्या है? नेट लायबिलिटी का मतलब है कि फ्यूचर में कितना पैसा कंपनी को देना है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के ऊपर। तो नेट लायबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए कुछ एक्सपर्ट होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है। मैथमेटिकल प्रोसेस होती है ये और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और जो ये काम करते हैं उनको एक्चुअरीज़ बोला जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि एक्चुअरीज़ कौन होते हैं और एक्चुअरीज़ का वैल्यूएशन क्या होता है। तो जो नेट लायबिलिटी को कंप्यूट करने की प्रोसेस होती है इसको एक्चुअरियल वैल्यूएशन बोला जाता है। IRDA के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूएशन है वो हर साल करना होता है नेट लायबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए। इसके लिए एक्चुअरियल्स करते क्या हैं, वो सारी पॉलिसीज़ की फ्यूचर लायबिलिटीज़ की प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करते हैं, और इसके अलावा उनके ऊपर जो भी प्रीमियम रिसीव होगा उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करते हैं।
तो फ्यूचर की लायबिलिटी की जो प्रेजेंट वैल्यू है और जो फ्यूचर का प्रीमियम कंपनी को रिसीव होने वाला है, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस कंप्यूट किया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लायबिलिटी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रीमियम, इनका जो भी डिफरेंस आता है तो उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज़ नेट लायबिलिटी। तो नेट लायबिलिटी कंप्यूट कर ली जाती है। इसके बाद जो भी इंश्योरेंस कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रॉफिट होता है, लाइफ बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, उसको जो भी कंपनी के पास लाइफ इंश्योरेंस फंड्स अवेलेबल हैं तो उनके साथ उनको कंपैरिजन किया जाता है। फंड्स अभी हैं और जो फ्यूचर के एप्रोप्रिएशन वगैरह के लिए रिज़र्व वगैरह मेंटेन किए गए हैं, उन दोनों को ऐड करके और नेट लायबिलिटी के साथ डिफरेंस देखा जाता है। मतलब जो भी फंड क्रिएट किए गए हैं, इंश्योरेंस फंड क्रिएट किए हैं, प्लस जो हमारे फ्यूचर के एप्रोप्रिएशंस हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है और इसमें से जो एक्चुअरीज़ ने नेट लायबिलिटी कंप्यूट की है इसको डिडक्ट कर देते हैं और बाकी जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होती है तो वो सरप्लस की फॉर्म में होती हैं। इस सरप्लस को डिवाइड कर दिया जाता है तो हम कंपनी का प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड एप्रोप्रिएशंस फ्यूचर के जो हैं हमारे, और माइनस नेट लायबिलिटी। तो जो ये अमाउंट कंप्यूट की जाती हैं तो इसको फिर फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, लाइफ इंश्योरर को बेसिकली दो तरह के फ़ंड क्रिएट करने होते हैं। पहला जो फ़ंड होता है वो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर के लिए होते हैं और दूसरे फ़ंड नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर के लिए होते हैं। अगर कंपनी जो है लाइफ फंड क्रिएट नहीं कर पाती हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर के लिए, या वो क्लियर नहीं होता है, तो ये माना जाएगा कि सारा का सारा जो बेनिफिट है वो सिर्फ पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर को ही मिलेगा, कि सारा का सारा जो सरप्लस है वो सिर्फ पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर को ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसीजर क्या होती है, इस फंड को डिवाइड कैसे किया जाता है, तो हर एक कंपनी को जो भी एक्चुअल वैल्यूएशन का सरप्लस होता है उसके लिए एक रिज़र्व 100% का क्रिएट करना होता है। रिज़र्व होना ज़रूरी है और ये जो रिज़र्व हैं वो लाइफ फंड के जो शेयर होल्डर होते हैं उनके लिए क्रिएट किया जाता है। अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर के लिए फ़ंड क्रिएट किया गया है तो उस केस में ऐसा होगा। अगर उनके लिए फ़ंड क्रिएट नहीं किया गया है तो 1/9 जो पार्ट होता है पॉलिसी होल्डर को, अगर पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर के लिए फ़ंड क्रिएट किया गया है तो उस केस में 1/9 जो पार्ट होता है सरप्लस का इंश्योरेंस कंपनी को, ये जो 1/9 पार्ट है वही सिर्फ प्रोवाइड करना होता है। सरप्लस का जो 1/9 पार्ट है वो पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड करना होता है अगर लाइफ फंड पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर के लिए क्रिएट किया गया है। अगर तो नॉन पार्टिसिपेटिंग के लिए क्रिएट किया गया, ऊपर के पॉइंट में मैंने बताया, तो 100% का जो एक्चुअल वैल्यूएशन होगा वो शेयर होल्डर के लिए होता है। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर के लिए क्रिएट किया गया है तो 1/9 सरप्लस जो होता है वो उनके लिए होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी को IRD से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है अगर 1/9 जो सरप्लस है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से जो सरप्लस है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी रिज़र्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो रिज़र्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या होता है, अनएक्सपायर्ड का मतलब है कि जो एडवांस हम मान के चल सकते हैं, जो फ्यूचर का है एडवांस है, तो वो हमारा अनएक्सपायर्ड रिस्क होता है। अनएक्सपायर्ड रिस्क बेसिकली है क्या, जनरल इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि जो पॉलिसी होती है वो 1 साल के लिए इशू की जाती है, लेकिन इसका जो सारा का सारा प्रीमियम है वो स्टार्टिंग में ही रिसीव हो जाता है, क्योंकि पॉलिसीज़ थ्रू आउट द ईयर इशू की जाती हैं और वो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद भी इन फोर्स वो रहती हैं। तो हमें कंपनी को क्या करना होता है, उन क्लेम को मीट आउट करने के लिए एक प्रोविज़न क्रिएट करके रखना होता है जो इन पॉलिसी के ऊपर अगले अकाउंटिंग पीरियड में अराइज हो सकता है, क्योंकि उसका प्रीमियम हमें एडवांस मिल चुका है। तो ये जो प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है ये आता है रिज़र्व फॉर द अनएक्सपायर्ड रिस्क, कि जो हमारे अनएक्सपायर्ड रिस्क हैं उनके लिए जो प्रोविज़न क्रिएट किया गया है तो उनको हम अलग से दिखाते हैं। प्रोविज़न फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क को इनको अलग से शो किया जाता है। तो इसका फर्दर इसको यूज़ कैसे किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 जो हमारा B है,
of the Insurance Regulatory Development Authority Act, the reserve for an unexpired risk is 50% of net premium. अगर फायर इंश्योरेंस या मिसलिनियस बिजनेस है तो प्रीमियम का 50% हमें रिजर्व रखना होता है। अगर मेराइन इंश्योरेंस बिजनेस है तो पूरा का पूरा 100% हमें रिजर्व रखना होगा। और ओपनिंग बैलेंस अनएक्सपायर्ड रिस्क का और क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा रिज़र्व का है, अनएक्सपायर्ड रिस्क का जो रिज़र्व हमारे पास अवेलेबल है वो या तो ऐड कर दिया जाता है और या फिर माइनस होता है नेट प्रीमियम में से। मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का डिफरेंस आप लेके चलते हैं। क्लोजिंग अगर ज़्यादा है तो ऐड होगा और अगर क्लोजिंग कम है तो हमें माइनस करना होता है। इसको हम बैलेंस शीट में शेड्यूल 14 में भी दिखाते हैं, जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल होता है। शेड्यूल 14 में प्रोविज़न के हेड में हमें इसे दिखाना होता है। नेक्स्ट टर्म यूज़ होती हैं बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम का मतलब क्या है कि कई बार जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं प्रीमियम पॉलिसी होल्डर को रिड्यूस कर देती हैं, और रिड्यूस करने के पीछे रीज़न क्या होता है कि अगर वो पॉलिसी को सेम कंपनी से रिन्यू करवा लेते हैं तो इन ऑल द केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस द पॉलिसी इज़ ऑलवेज टेकन फॉर 1 ईयर और इसको 1 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। वेदर द पॉलिसी रिन्यूअल सेम कंपनी के साथ भी हो सकता है या फ्रेश पॉलिसी किसी और कंपनी से भी ली जा सकती हैं। तो अगर तो कंपनी सेम पॉलिसी के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लिया जाता है सेम कंपनी के साथ, तो जो नई पॉलिसी होती है तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, कंपैरेटिवली कम होता है, और जो रेट ऑफ रिडक्शन होती है वो हर साल इंक्रीज़ होती रहती है अगर सेम कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया जाता है ईयर आफ्टर ईयर। तो इसी को बोला जाता है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। ये बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम होता है। अगर हम खाली बोनस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अपनी प्रॉफिट का एक पार्ट जो होती है वो बोनस की फॉर्म में अपने पॉलिसी होल्डर को डिवाइड करती हैं। IRDA के अकॉर्डिंगली अगर विद प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर अगर होते हैं तो उनको टोटल प्रॉफिट का 1/9 पार्ट उनमें डिवाइड किया जाता है। और ये जो बोनस होते हैं वो 2 तरह से पे किए जाते हैं। बोनस इन कैश हो सकता है और ये रिवर्सनरी बोनस हो सकता है। बोनस इन कैश में क्या होता है कि जो डिक्लेरेशन के टाइम उसी टाइम ये कैश इमीडिएटली पॉलिसी होल्डर को पे कर दी जाती हैं। और रिवर्सनरी बोनस में क्या होता है कि ये पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट होती हैं और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट आ जाती है तभी ये जो अमाउंट है वो पॉलिसी होल्डर को पे की जाती हैं। तो बोनस प्रोवाइड करती है कंपनी। और रिडक्शन इन प्रीमियम बोनस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर सेम कंपनी से पॉलिसी को लिया जाता है तो कंपनी प्रीमियम को थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है और ये रिडक्शन की जो रेट है वो हर साल इंक्रीज़ होती रहती है। मीन्स रिडक्शन की जो अमाउंट है वो हर साल इंक्रीज़ होती रहती है। सो दिस इज़ बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स आपको बताए हैं तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको कर लेना। और साइड बाय साइड जो भी इसके शॉर्ट फॉर्मेट हैं उनको भी आपने अच्छे से करना है। तो यहाँ पर हमारी जो रिवीजन की सीरीज़ है वो ख़त्म होती हैं। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम। तो आप पेपर बहुत अच्छे से देना तो मैं विश करूँगी और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक्स अ लॉट।